वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, उसको डिराइव करेंगे और एक और टॉपिक कवर करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, मैं इसका मतलब बताता हूँ कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो मीन्स है ना एयर गैप में कंटिन्यूसली रोटेट करते रहे, ठीक है, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड 3/2 फाई हो और एंगल ऑफ रोटेशन जो हो वो 90 डिग्री हो, मीन्स वो ओमेगा टी के बराबर हो, उसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इंग्लिश में लिख देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड विच रोटेट कंटिन्यूसली इन द एयर गैप विथ मैग्नीट्यूड 3/2 फाई एंड एंगल ऑफ रोटेशन π/2 इक्वल टू ओमेगा टी इज़ नोन एज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं। अब इसके एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लेते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये है 3 फेज सप्लाई ABC, ठीक है। जब हम लोग स्टेटर वाइंडिंग पे देते हैं और यहाँ पे ये A' है, यहाँ B है, यहाँ A है, ठीक है, वैसे ही यहाँ C होगा। हम लोग ऐसे बनाए हैं वाइंडिंग करके, और यहाँ पे 3 एंगल दिख रहे होंगे फेज़, एक फेज़ 1 है, ठीक है, फाई 1 है, और एक ये फाई 2 है और ये फाई 3 है, ठीक है। और तीनों का जो डिस्टेंस है वो है 120 डिग्री, ठीक है। तीनों 120 एंगल के फेस डिफरेंस पे हमने बनाया है, ठीक है। अब इसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, फेज़र डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें तो ये एंगल तो आपको पता चल गया, ये फाई 1 है, ठीक है, और ये फाई 2 है हमारा, और वो जो ऊपर में है ये फाई 3 है हम लोग का। तो अब इसमें ये देखना है, तो फाई 1 तो हम लोग का फाई 1 ही है, और ये जो हम लोग का वर्टिकल में है तो इसको हम नाम लोग दिए हैं फाई 3 sin 60, और ये जो हॉरिजॉन्टल में है इसको हम लिए फाई 3 cos 60, और वैसे ही इसको फाई 2 cos 60, और ये ऐसे। तो आपको इसमें 2 तरह के कंपोनेंट दिख रहे होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो आपको ये तो पता होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसे बोलते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट किसे बोलते हैं। मीन्स इस ऐसे रहेंगे तो वो वर्टिकल कंपोनेंट में आते हैं और ऐसे में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं फाई 1 जो है वो फाई m साइन ओमेगा टी के बराबर है, फाई 2 हमारा फाई m साइन ओमेगा टी -120 के बराबर है, और फाई 3 फाई m साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये 120 कैसे हुआ, क्योंकि फाई 1 के रिस्पेक्ट पे जैसे ये हम लोग का फाई 1 है, ठीक है। अब यहाँ से फाई 2 तो नीचे है ना, नीचे तो 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो वो ओमेगा टी में 120 हम लोग को माइनस कर देते हैं, और जबकि और ये फाई 3 तो हम लोग का ऊपर है, तो फाई 3 में जब ऊपर है तो वहाँ पे हम लोग 120 प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे, तो क्या होगा, फाई 1 माइनस फाई 3 cos 60 माइनस फाई 2 cos 60, ठीक है। इसमें आप cos 60 को कॉमन भी ले सकते हो, 1/2 होगा कॉमन, और अंदर में ब्रैकेट में फाई 2 प्लस फाई 3 बचेगा, ठीक है। या फिर आप cos 60 का वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। तो हमने तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किया था, तो यहाँ पे 1/2 लिखे थे, फिर यहाँ पे भी cos 60 का 1/2 लिखे थे, ठीक है। और फिर बाद में 1/2 हमने कॉमन ले लिया था, और जब हमें फाई 1 का वैल्यू और फाई 2 का वैल्यू और फाई 3 का वैल्यू तीनों हमें पता था, तो हमने तीनों का वैल्यू पुट किया हमने इक्वेशन में। तो आप देख सकते हो इक्वेशन में फाई m साइन ओमेगा टी -1/2 फाई m साइन ओमेगा टी -120 प्लस फाई m साइन ओमेगा टी प्लस 120। अब इसमें हम लोग फाई m कॉमन ले सकते हैं। कहाँ पे फाई m कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन में फाई m हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो हमने फाई m कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, फाई m/2 हो गया, और ये आपका एक फॉर्मूला बनता है साइन C माइनस डी प्लस, जैसे ये हो गया, आप ओमेगा टी -20 को आप C मान लीजिए और ओमेगा टी प्लस 20 को आप D मान लीजिए, तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, ठीक है। उस फॉर्मूला के इक्वेशन के हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्या होता है 2 साइन C प्लस D/2 cos C माइनस D/2,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए ये तो हम लोग का था ही और ये भी था, तो इसके जगह हम लोग ये लिख दिया 2 sin ओमेगा टी डॉट कॉस 120। कैसे हुआ आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि जब हम लोग c प्लस डी को लिखेंगे मतलब ओमेगा टी माइनस 120 ओमेगा टी प्लस 20, तो उसमें 120 हम लोग कट जाएगा तो ओमेगा टी बचता है हम लोग का। वैसे ही हम लोग का कॉस का भी आ जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा कि कॉस 120 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। साइन के टर्म में कॉस 1020 रहता है, कभी कभी कॉस 500 रहता है, ठीक है। तो वो कॉस 120 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट किए तो माइनस साइन 30 आया, और साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, ठीक है। आप यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू 1/2 पुट करोगे, यहाँ पे अगर 1/2 पुट करोगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओवरऑल मिलेगा साइन 5/2 साइन ओमेगा 2, और ये इस माइनस के चलते हम लोग का ये जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन में ये तो आपका 1 है और ये हम लोग का आधा है, ठीक है, 1/2, तो दोनों मिलके 1.5 हो जाएगा ना। इसीलिए दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करके 3/2 5m साइन ओमेगा टी, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू मिल गया। अब आपको करना क्या है, जब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐड कर दिया तो अब हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे एक साथ, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में हम लोग का 2 आते हैं, phi3 sin 60 माइनस phi2 sin 60। इसमें हमने sin 60 कॉमन लिया और अंदर हम लोग का बचेगा phi3 माइनस phi2, और sin 60 का वैल्यू आप जानते हो √3/2, और phi3 का वैल्यू आपको ओवरऑल पुट कर देना है। phi2 का भी वैल्यू हमने निकाल के रखा था, वो भी आपको पुट कर देना है। जब आप दोनों वैल्यू पुट कर दोगे फिर ये भी एक फार्मूला में आता है sin a माइनस sin b, ठीक है। तो आपको इसमें बस थोड़ा रिवर्स हो जाता है, 2 cos ओमेगा टी साइन 120 हो जाता है। फिर उसको भी आप ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 3/2 5m cos ओमेगा टी। ये आपने वर्टिकल कंपोनेंट को भी निकाल लिया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भी निकाल दिया। जब आपने दोनों को निकाल दिया तो फाई आर के जो होगा वो होगा √अंडर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वैल्यू निकाला था उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें आपको 3/2 5m आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो दोनों को हमने बाहर निकाल लिया और अंदर हम लोग का साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमने फार्मूला पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो √1 1 ही के बराबर होगा। इसीलिए हम लोग को जो फाई आर का वैल्यू मिला वो 3/2 5m मिला, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट बटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है। अगर हम लोग थीटा इस साइड रहेगा और टेन को हम लोग उधर भेजेंगे, उधर होता है टेन इनवर्स। तो फिर इसमें भी हम लोग को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखा। फिर ये 3/2 5m हम लोग का कट जाएगा दोनों, तो नीचे कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, इसका वैल्यू हम लोग कॉट में चेंज कर देंगे इसको। फिर कॉट में हो गया। अब हम लोग को कॉट को अगर 10 में करना है तो क्या हो जाता है 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया। और ये 10 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब 10 इनवर्स और 10 रहते हैं तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 90 माइनस ओमेगा टी। और तो अब हम लोग को ये पता चल गया फाई आर जो है 3/2 5m है, और वो फिर वो एंगल जो होगा वो π/2 ओमेगा टी होगा। अब इसमें 3 केस बनते हैं। पहला है फाई आर का पोजीशन अगर 0 पे है तो मीन्स आप घड़ी का कांटा देखते हो, जब वो सेकंड वाला कांटा ऊपर में रखता है तो मीन्स 0 सेकंड होता है ना हम लोग का, इसीलिए 0 पे है। और जब वो 90 डिग्री मीन्स पाई का वैल्यू होता है 180, तो 180/2 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर वो मूव करेगा तो किस एंगल पे, इस एंगल पे आएगा। फिर उसके बाद 180 अगर मूव करेगा तो यहाँ से अगर 180 मूव करेगा तो क्या यहाँ पे ही आएगा ना, इस एंगल। फिर वैसे ही एक बार इस एंगल पे आएगा, और फिर जब वो कंप्लीट 360 हो जाएगा तो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। यही उसका फाई आर का 5 केसेस है। अब हमने यहाँ तक में क्या पढ़ा, हेयर इट इज़ क्लियर डैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ कंटिन्यूसली रोटेटिंग इन एयर गैप। तो इससे ये समझ में आया हम लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एयर गैप में कंटिन्यूसली रोटेट करता है हम लोग का। और जो हम लोग का मैक्सिमम फ्लक्स होता है कोई भी फेस का वो होता है हम लोग का फाई एम, और फाई आर जो होता है वो 3/2 5m के बराबर होता है। और फाई आर को आप लोग 3/2 को आप तोड़ के भी लिख सकते हो, 1 + 1/2 5m।
और फिर अगर आप फाई एम का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे अंदर में, ठीक है, तो ये फाई एम प्लस फाई एम बाई 2 हो जाएगा। अगर इसी इक्वेशन से फाई एम को आप इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये फाई आर बटे फाई एम यानी 3/2 यानी 3/2, ठीक है। अगर इसको इन्वर्स कर दोगे तो 2/3 हो जाएगा। ये कुछ नोट करके कुछ पॉइंट था। अब देखते हैं कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है। पहला तो इसके लिए जनरली 2 ही कंडीशन होते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट है कि सारा जो वाइंडिंग हो वो फिजिकली प्रेजेंट हो 120 डिग्री पे, और सबका जो फेज डिफरेंस हो वो सारा का 120 डिग्री हो। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली देयर आर 2 कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ऑल द वाइंडिंग्स आर फिजिकली प्रेजेंट एट 120 डिग्री। फेज डिफरेंस बिटवीन ईच फेज ऑफ सप्लाई इज़ 120। और ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे ए है आपका, यहाँ ए डैश है, ठीक है। वैसे ही यहाँ बी हो जाएगा, तो यहाँ बी डैश, यहाँ सी है तो यहाँ सी डैश, ठीक है। और ये हम लोग का वाइंडिंग है, 1 वाइंडिंग 2 वाइंडिंग 3, तीनों वाइंडिंग जो है 120 डिग्री पे प्रेजेंट है, और ठीक है, फेज डिफरेंस भी हम लोग का 120 है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब कि कंटिन्यूसली रोटेट करे एयर गैप में, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड 3/2 फाई एम हो और एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री हो, ठीक है, π/2 - ωt, ठीक है। उसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने मैग्नीट्यूड भी आपको निकाल के दिखाया था, 3/2 फाई एम कैसे हुआ, और पाई माइनस मतलब कि 90 - ωt भी कैसे हुआ, ये भी आपको बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे, और आपको कुछ रोटर फ्रिक्वेंसी वगैरह के बारे में भी बताएंगे क्या होता है, फिर कुछ सर्किट पैरामीटर के बारे में बताएंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर, एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज, ठीक है, कुछ जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आगे आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।